नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी पर चला ईडी का हंटर। जांच के दौरान घर से मिला 21 करोड़ कैश। एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे, कौन है असली शिवसेना? चुनाव आयोग तक पहुंची असली शिवसेना की लड़ाई। चुनाव आयोग ने कहा साबित करे बहुमत, 8 अगस्त को होगी अहम सुनवाई। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग तेज। अखिलेश का चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को खुला खत लिखा, जहां मिले सम्मान वहां जा सकते हैं। सपा के लेटर बम से मचा यूपी की सियासत में हड़कंप। चीन की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क। चीन में बैंकों से पैसे निकालने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों को रोकने के लिए टैंक तैनात। तो आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिससे टीएमसी में हड़कंप मच चुका है। ममता बनर्जी की भ्रष्टाचार सरकार की पोल खोल चुकी है। खबर कोलकाता कैश कांड की। शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर जब ईडी ने छापा मारा तो 2000 और 500 के नोटों का पहाड़ नजर आया। अर्पिता के घर घंटों चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद किया है। लंबी पूछताछ के बाद अर्पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब, ममता के करीबी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का हंटर, ये तार कहां तक जुड़ेंगे? देखिए, अभी तक जो समझ में आ रहा है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। एक मंत्रालय के अंदर एक नीति, एक योजना और उसमें इतनी सारी कमाई, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की बंगाल में जो सरकार चल रही है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते हैं, इस सरकार के सेकंड इन कमांड। आप ये समझिए, जब नाक के नीचे इतना बड़ा नेता इस तरह की चीज़ों में लिप्त है, और मैं आपको बता दूं, ये कोई केस बीजेपी के द्वारा शुरू किया हुआ नहीं है, ना ही कोई सेंट्रल एजेंसी ने जानबूझकर अपना ये अलग से कोई कार्रवाई कर रही हो। हाईकोर्ट के आदेश पे बाग कमेटी बनाई गई। एक रिटायर्ड जज ने ये रिकमेंड किया था कि इसे सीबीआई के पास इसे दिया जाए, और जिससे ये खुलासा हुआ कैसे 1002 लोगों को गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया गया। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं भी दिया वो भी लिस्ट में आ गए, जो पास नहीं हुए वो भी लिस्ट में आ गए, और सबसे पैसे उगाही की गई। अब ये तो पार्थ चटर्जी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब की कहानी है। पैसे तो अभी मिल रहे हैं। अभी इनके पास कॉमर्स भी है, इंडस्ट्री भी है, 4 मंत्रालय है पार्थ चटर्जी के पास। इतने बड़े नेता, तो अब तो सिर्फ इस भ्रष्टाचार का सिर्फ एक सिरा मिला है और गर्दन ममता बनर्जी की फंसने वाली है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि ईडी अगला क्या कुछ एक्शन लेती है। बात अगली खबर की करते हैं जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार का गठन तो हो गया पर शिवसेना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शिवसेना पर दावेदारी और असली नकली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान अभी भी जारी है और ये मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। असली शिवसेना कौन है, इस जंग के लिए अब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों को नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज और सबूत मांगे हैं। अब अगले महीने यानी 8 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले की अहम सुनवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस तरह के मुद्दों को पहले भी इसके ऊपर
काम करता आया है। कई सारी अब पार्टियां जो है वो टूटती हैं, उसके दोनों ही गुट वहां जाकर के दावेदारी करते हैं कि ओरिजिनल कौन। तो इसमें बाकायदा पूरा नियमावली जो है वो तय है। इन दोनों ही गुटों से कहा जाएगा कि आप अपना बहुमत साबित करें, और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व होगा वो होगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। मतलब ये आपके साथ कितने विधायक हैं, आपके साथ कितने सांसद हैं। और इसमें एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को इस इलेक्शन कमीशन के फैसले से एक बड़ा झटका लगने वाला है। वैसे हमारी जानकारी तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने एक तरीके से मन बना लिया है। वो अपनी पार्टी की मीटिंग्स के अंदर वो बार बार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तमाम इलेक्शंस जो बीएमसी के होने वाले हैं या लोकल लेवल पे होने वाले या आगे भी जो कुछ होने वाला है, इसमें नए चुनाव चिन्ह की तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। मतलब ये इलेक्शन कमीशन 8 तारीख को दोनों से ये मांगेगा कि आप अपना अपना बहुमत सिद्ध करें। समर्थन पत्र के साथ ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन जो निर्धारित नियमावली है उसके तहत इस पे फैसला सुनाएगा। लेकिन जो अब तक होता आ रहा है उससे ये साफ है कि चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा। मतलब अब असली और नकली शिवसेना की लड़ाई भी जल्द खत्म होने वाली है। राइट। तो अब अगली खबर की बात कर लेते हैं जो आम आदमी पार्टी की बढ़ती परेशानी से जुड़ी हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली बीजेपी की इकाई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। तो नई आबकारी नीति पर मुश्किल में अरविंद केजरीवाल पड़ गए हैं। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी बढ़ रही है। बीजेपी भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या बीजेपी को एक मौका मिल गया है? देखिए, मौका मिला नहीं है, मौका को ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जाकर के आंदोलन करने से कोई फायदा थोड़ी है। आपको चोट वहां पहुंचानी चाहिए जहां दर्द ज्यादा है। ये जो शराब की दुकानें गली मोहल्ले में जो खुली है, भारतीय जनता पार्टी को तो वहां पे धावा बोलना चाहिए कि चूंकि ये इलीगल तरीके से इस नियम के मुताबिक काम, नियम के मुताबिक आवंटन नहीं होने की वजह से ये दुकानें खुल रही हैं, तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या आम महिलाएं जिसकी वजह से, शराब की वजह से घर का वातावरण खराब होता है, महिलाओं को इन दुकानों को पहले बंद करवाना चाहिए। जन आंदोलन होना चाहिए कि ये गली मोहल्लों में जहां आपको स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए थे, शराब की दुकानें आपने खोल दी, वो बंद होना चाहिए, ताकि अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ सके कि जन आंदोलन जब उल्टा पड़ता है तो क्या होता है और धोखेबाजी की सजा क्या होती है। ये व्यक्ति ईमानदार राजनीति के दम पे पब्लिक से वोट मांगता है, ये स्वराज स्थापित करना चाहता है, लेकिन इसने ठेके स्थापित कर दिए। ये किस तरह का स्वराज है? अब मसला कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे, भाई बेशर्मी की हद है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल का एक मंत्री तो जेल के अंदर में है, उसको तो इसने हटाया ही नहीं। अभी तो जिसके ऊपर सिर्फ आरोप लगे हैं उसको हटाने का कोई माने मतलब नहीं होता। आप गलत व्यक्ति से गलत डिमांड करोगे तो आपकी मांगे कभी पूरी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दे मस्ट गेट डाउन टू द स्ट्रीट्स। अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह अरविंद केजरीवाल होता और सरकार में भारतीय जनता पार्टी होती तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सड़कों पे बवाल काट रहा होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब चौथी खबर सपा के लेटर बम से जुड़ी हुई है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। समाजवादी पार्टी ने एक खुला खत लिखा है और शिवपाल यादव से कहा है कि अगर वो चाहे तो पार्टी छोड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरह लिखे गए
खुले खत में शिवपाल यादव को संबोधित करते हुए कहा गया कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो कई दिनों से शिवपाल खुलकर सपा प्रमुख पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं ओपी राजभर पर भी अखिलेश बरस रहे हैं। काफी दिनों से अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच खींचतान देखने को मिल रही थी। अब ये ओपन लेटर क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, बहुत सही काम किया अखिलेश यादव ने। ये शिवपाल यादव, ये राजभर, ये फूके हुए कारतूस हैं। राजनीति में इस तरह के लोगों की कोई अब जगह नहीं है, जो ब्लैकमेलिंग से, पीछे दरवाजे से, सेटिंग गेटिंग, ब्लैकमेलिंग, इस तरीके से राजनीति करने वाले लोगों की जगह अब खत्म हो गई है। अखिलेश यादव को ये बात अभी समझ में आ रही है। इनको पहले ही समझना था कि जब आप इन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा रहे थे। शिवपाल यादव को तो सिग्नल इलेक्शन के समय ही मिल गया था, जब इनकी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला था। अब आप ये समझिए कि आप ज़बरदस्ती किसी पार्टी में घुस के आप अपने अधिकारों को लेकर के वहाँ ब्लैकमेलिंग करेंगे, तो जो काम अखिलेश यादव ने किया बिल्कुल सही काम किया है। आप एक पार्टी में रह के कभी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे आप खटखटाते हैं, कभी किसी बड़े लीडर से जाकर के मिलते हैं, तो ये सही नहीं है। ये इसलिए होता है जब व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी और विचारधारा विहीन हो, कभी इधर कभी उधर, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी, तो ये जमाना खत्म हो गया है। मुझे लगता है पहली बार दो टूक बात अखिलेश यादव ने कही है और बिल्कुल सही का किया है। और चिट्ठी लिखने के बजाय इन लोगों से तो वैसे ही रिश्ता नाता तोड़ लेना चाहिए। इससे कोई नुकसान अखिलेश यादव का नहीं होने वाला है, चाहे राजभर रहे या ना रहे, शिवपाल यादव रहें या ना रहें। बिल्कुल, अब देखना होगा शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होता है। आखिरी खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीन से अब जो खबरें आ रही हैं वो बताती है कि चीनी अर्थव्यवस्था अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। चीन के बैंकिंग सिस्टम की दयनीय हालत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हेनान प्रांत में बैंक ऑफ चाइना की शाखा की सुरक्षा के लिए सड़क पर सरकार को टैंक तैनात करने पड़ रहे हैं। बैंक के लोगों के पैसे वापस करने से इनकार करने के बाद पिछले कई सप्ताह से पुलिस और लोगों के बीच झड़प की भी कई तस्वीरें सामने आई थी। कई ऐसी तस्वीरें आई थी, हमने देखा था कि बैंक से लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, झड़प की भी तस्वीरें आई। अब बैंकों के बाहर टैंकों की तैनाती क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, वामपंथी जहां कहीं भी होते हैं उनका अपना एक चरित्र होता है। अगर वो विपक्ष में होते हैं, जब सत्ता इनके पास नहीं होती, तो डेमोक्रेसी, अधिकार, तरह तरह की बातें ये करेंगे। और जहां ये सत्ता में होते हैं वहां सीधे टैंक चलाते हैं। चीन में कोई पहली बार नहीं कि टैंकों को सड़कों पर उतारा गया है। लेकिन इस खबर में जो सबसे सोचने वाली बात ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर बताने वाला ये देश अपने लोगों को बैंक से अपने ही पैसे को निकालने से मना कर रहा है। क्या बात है, क्या स्थिति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन सिर्फ पूरी दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा के आधार पे एक शक्तिशाली मुल्क के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है, और अंदर ही अंदर जिस तरह से दीमक अंदर खाने सब कुछ खोखला कर देता है, और एक बार स्ट्रक्चर गिरे तो पता ही नहीं चलता है कि वो क्या था। ये ठीक उस तरह के रास्ते पे चीन जा रहा है जैसा कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, अमेरिका के बाद सबसे शक्तिशाली मुल्क हुआ करता था। अंदर घून ऐसा लगा पूरे सिस्टम में कि पता नहीं चला, और एक दिन लगा सोवियत संघ 15 टुकड़ों में खंड खंड विखंड हो गया। चीन सोवियत संघ के रास्ते जाता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।